नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। कहते हैं कि कोशिश कर तू हल निकलेगा, कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सध जा, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। तो मित्रों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है फ्लो थ्रू पाइप्स। देखिए, अगर हम फ्लो को देखें तो दो तरीके से हम लोग एक तरह का बांट सकते हैं। एक होता है पाइप फ्लो और दूसरा होता है ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो, ठीक। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक। देखिए, अब सीधा सीधा आपके दिमाग में जो आ रहा है कि यदि पाइप के भीतर से फ्लो हो रहा है तो पाइप फ्लो है, और ओपन चैनल फ्लो है तो मतलब ये ओपन चैनल में हो रहा है, ओपन चैनल फ्लो है, ठीक। ये तो है ही, लेकिन देखिए हर पाइप फ्लो जो पाइप भीतर फ्लो हो रहा हो वो ज़रूरी नहीं है कि ओपन चैनल फ्लो है। देखिए, अगर कोई कंड्यूट इस प्रकार का है जिसमें जल इस प्रकार फ्लो हो रहा है जो फूला पूरी की तरह पूरा ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है, मतलब इसका कोई भी सतह इसमें खाली नहीं है, तो इस प्रकार का फ्लो जो होता है वो कहलाता है पाइप फ्लो। जबकि ओपन चैनल फ्लो जो होता है उसमें उसका ऊपरी तला क्या होता है, खुला होता है, ठीक। तो उस प्रकार का जब फ्लो होगा इस प्रकार जैसे नालियों नदियों और नालियों में होता है तो वो कहलाता है ओपन चैनल फ्लो। अब देखिए, मान लीजिए कोई पाइप फ्लो इस प्रकार से है कि वो आधा फ्लो होकर बह रहा है, तो इसकी जो ऊपरी सतह इस पर जो प्रेशर होगा किस प्रकार का होगा, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक होगा। मतलब यदि पाइप हाफ फ्लो होकर बह रहा है तो वह एटमॉस्फेरिक होगा। जब इस प्रकार का फ्लो हो तब ये पाइप फ्लो नहीं कहलाएगा। मतलब इस प्रकार का पाइप फ्लो जिसमें द्रव की सतह फुल्ली नहीं भरी हुई है पाइप के भीतर, या द्रव की ऊपरी सतह पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो क्या कहलाएगा, वो ओपन चैनल फ्लो में कहलाएगा। सीधा सीधा कहने का ये मतलब है कि यदि कोई फ्लो इस प्रकार से है, यदि उसमें द्रव का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, किस कारण हो रहा है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस अगर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, पाइप फ्लो कहेंगे। और यदि किसी कंड्यूट में या किसी भी स्थान पर फ्लो वो जो हो रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ओपन चैनल फ्लो कहेंगे। मतलब यदि कोई पाइप इस प्रकार से हो जो फुल्ली भरा हो, ठीक है, अगर प्रेशर फ्लो हो रहा है तो फुल्ली भरा ही होगा तभी वो पाइप फ्लो होगा। यदि उस पाइप में जैसे क्या होता है, गटर का पाइप होता है, तो गटर का पाइप क्या होता है, बड़ा सा होता है, वो फुल्ली नहीं भरा होता है, वो उसका आधा या 1/3 पार्ट ही भरा होता है, ठीक। तो इस प्रकार का जो फ्लो होगा वो भी ओपन चैनल फ्लो ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी द्रव की सतह पर जो प्रेशर है वो कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, पाइप फ्लो में जो नंबर कंसिडरेशन या सिग्निफिकेंस में होता है वो होता है रेनॉल्ड्स नंबर। कौन सा नंबर होता है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है। जबकि ओपन चैनल फ्लो में जो नंबर होता है वो होता है फ्रॉड्स नंबर। कौन सा नंबर होता है, फ्रॉड्स नंबर होता है, ठीक। कल हमने आपको बताया ही था कि 5 तरह के नंबर पिछले चैप्टर में पहले बता दी। तो इसमें रेनॉल्ड्स नंबर का सिग्निफिकेंस होता है, इसमें फ्रॉड्स नंबर का सिग्निफिकेंस होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्लो क्या है, ओपन चैनल फ्लो कहलाएगा, और कौन सा चैनल क्या कहलाएगा, पाइप फ्लो कहलाएगा। तो आज हम जो लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पाइप फ्लो। देखिए, पाइप फ्लो में हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मेनली वही पढ़ना है कि इसमें कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं, ठीक। देखिए जो लॉसेस हैं इसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है मेजर लॉसेस, और दूसरे जो हम लोग लॉसेस मानेंगे वो है माइनर लॉसेस।
दूसरे किस प्रकार के लॉसेस हैं? माइनर लॉसेस। ठीक, मेजर लॉसेस में देखिए जो मेन लॉस होता है वो होता है फ्रिक्शनल लॉस। जो मेन लॉस होता है वो फ्रिक्शनल लॉस होता है। मतलब जैसे कोई लंबी सी पाइप होता है तो द्रव जब उसकी सतह से होकर बह रहा होता है तो उसकी सतह पर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, जिसके कारण जो लॉस हो जाता है उसे कहते हैं फ्रिक्शनल लॉस कहते हैं। और माइनर लॉसेस के अंतर्गत आता है, ठीक, देखिए एंट्रेंस लॉस, एग्जिट लॉस, ठीक, फिर क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन लॉस, मतलब लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, और लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन, ठीक, उसके बाद लॉस ड्यू टू बेंड, पाइप में किसी प्रकार का बेंड है, ठीक, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन लॉस, मतलब उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता तो ऑब्स्ट्रक्शन लॉस, ठीक, या फिर इसमें फिटिंग भी किसी प्रकार की फिटिंग्स लगी होती हैं उसके कारण लॉस। तो ये जो है ये माइनर लॉस है। ठीक, मेजर लॉस क्या है? मेजर लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स है, और जो माइनर लॉस है वो क्या कहते हैं? लोकल पाइप कंडीशन, जो पाइप है उसकी जो कंडीशंस हैं उसके कारण जो लॉसेस होते हैं उसको कहते हैं हम लोग माइनर लॉसेस। ठीक, तो देखिए फ्रिक्शनल लॉस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक सबसे पहले हम फ्रिक्शनल लॉस के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, सपोज एक कोई पाइप है, ठीक, जिसकी लेंथ L है, ठीक, ठीक, इसके अंदर V क्या है? V वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है? D है, ठीक। तो जो डार्सी-विसबैच इक्वेशन होता है, डार्सी-विसबैक इक्वेशन, डार्सी-विसबैक इक्वेशन होता है, ये कहता है जो फ्रिक्शनल लॉस होता है, फ्रिक्शनल लॉस जो होता है वो होता है 4F_L_V²/2GD। ठीक, देखिए इसमें क्या है, इसको स्मॉल d बना लीजिए, ठीक, इसमें क्या है? F क्या है? इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। L क्या है? पाइप की लेंथ है, ठीक। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लो है, और G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, D डायमीटर ऑफ द पाइप है। कभी कभी इसी को लिख दिया जाता है सिर्फ F_L_V²/2GD। अब देखिए यहाँ पे इस लिख दिया जाता है F, तो देखिए जब 4F ना लिखा हो, सिर्फ F लिखा हो, तब ये कहलाता है फ्रिक्शन फैक्टर। क्या कहलाता है? फ्रिक्शन फैक्टर। तब ये कहलाएगा क्या? फ्रिक्शन फैक्टर। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 4 या 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला फ्रिक्शन लॉस का। इससे क्या है, एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि इसमें पूछा जाता है कि इस पाइप को किस दूसरी पाइप से किस प्रकार रिप्लेस करें कि हमको किस लेंथ की तो कि सेम लॉस हमको प्राप्त हो। ठीक, तो कैसे देखिए क्या करेंगे कि देखो मान लीजिए कि दो पाइप में फ्रिक्शन लॉस सेम है। ठीक, मान लीजिए दो पाइप हैं, एक पाइप है जिसमें फ्लो जो हो रहा है उसका डायमीटर D1 है और उसमें जो वेलोसिटी है वो V1 वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। ठीक, और उसकी लेंथ L1 है। ठीक, और उसी तरह का एक दूसरा पाइप है जिसका जो डायमीटर है वो D2 है, उसमें जो वेलोसिटी फ्लो हो रहा है V2 है और उसकी लेंथ जो है L2 है। तो इस कंडीशन अगर हमसे कहा जाए कि दोनों पाइप में क्या करना है हम लोग को,
दोनों में फ्रिक्शन लॉस समान है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों फार्मूले सेम रख देंगे। तो जो बनेगा, ठीक, यानी HFL, ठीक, इसमें क्या है, मतलब इसको जो फ्रिक्शन लॉस दर्शाते हैं HFL लिख सकते हैं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जो पहले कंडीशन में जो आएगा वही दूसरे कंडीशन में आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग दोनों को रख देंगे। देखिए, तो दोनों तरफ अगर रखेंगे इसकी वैल्यू तो कितना हो जाएगा, ये 4 तो सेम रहेगा, F भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ये फ्रिक्शन फैक्टर अगर सेम दिया होगा, अगर सेम मटेरियल है तो फ्रिक्शन फैक्टर या फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो L1V1 स्क्वायर अपॉन, ठीक, अपॉन D1 इक्वल टू L2V2 स्क्वायर अपॉन D2। तो ये भी एक फार्मूला हमारे पास बन जाता है, ठीक। तो इसकी क्या है, इक्विवेलेंट पाइप, मतलब जैसे एक पाइप है उसको रिप्लेस करके हमको दूसरा पाइप लगाना है, तो इस फार्मूले की सहायता से हम उसकी लेंथ या उसका डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमको ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पता कर लिया जाता है। अब देखिए, फ्रिक्शन फैक्टर को कैसे ज्ञात किया जाता है। फ्रिक्शन फैक्टर ज्ञात करने के लिए दिया जाता है चेजीस फार्मूला। क्या कहते हैं, चेजीस फार्मूला, ठीक। इसमें क्या होता है, इसका भी फार्मूला होता है वेलोसिटी v इक्वल टू c√m इंटू आई, ठीक। चेजीस फार्मूला क्या है, v इक्वल टू c√m अपॉन आई। इसमें देखिए c क्या है, v क्या है, वेलोसिटी है, तो पहले जान जाइए, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक। c क्या है, c को कहते हैं चेजीस कांस्टेंट। क्या कहते हैं, चेजीस कांस्टेंट, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है √8g अपॉन f, ठीक, यानी 8g अपॉन f का अंडर रूट। देखिए, ध्यान रखिए, ये जो f है, ठीक, ये यहाँ पे f जो है ये फ्रिक्शन फैक्टर है। क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, या दूसरे शब्दों में कहें कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f इक्वल टू हो जाएगा c²√8g, ठीक। ये याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रिक्शन फैक्टर और चेजीस कांस्टेंट में क्या संबंध है। तो ये संबंध है, ये संबंध याद कर लीजिए, ये एग्जाम में आ जाता है, पूछा जाता है कई बार, ठीक। ये फार्मूला भी याद कर लीजिए, ठीक, ये होता है। अब यम क्या है, ये है, यम कहलाता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक। अब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है, ठीक, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है एरिया ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर, ठीक, वेटेड पेरी। अब देखिए, इसको समझ लीजिए, एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पेरीमीटर क्या है। मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाइप है, ठीक, इसमें अगर क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लो क्या होगा, ये फुल्ली अगर फ्लो कर रहा होगा, ठीक, और सर्कुलर पाइप हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए सर्कुलर पाइप, ठीक। तो यम की वैल्यू क्या आ गई, एरिया ऑफ फ्लो पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, π/4। मान लीजिए अगर इसका डायमीटर कितना है, स्मॉल d है, d² अपॉन वेटेड पैरामीटर, मतलब इसका पेरीमीटर, मतलब फ्लो का पेरीमीटर कितना है, मतलब इस ये, तो कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 4 π/d, क्या हो जाएगा, π/d, इसका वेटेड पैरामीटर हो जाएगा। तो सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा d/4, ठीक। तो सर्कुलर पाइप के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या हो जाएगी, d/4 हो जाएगी। अब यदि हम इसी को ठीक आगे देख लेते हैं, अगर हम यही किसी स्क्वायर पाइप के लिए निकालना चाहें, स्क्वायर पाइप
ठीक, तो मान लीजिए एक स्क्वायर पाइप है जिसका एक साइड जो है वो ए है इसकी लेंथ, और ये फुल्ली फ्लो कर रहा है, तो इसकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ यम की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ द फ्लो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन वेटेड पेरीमीटर 4 टाइम्स 1 2 3 4 4 ए से ए कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, A/4 हो जाएगा। ठीक, अब सपोज मान लीजिए कि यही स्क्वायर पाइप फुल्ली फ्लो हो करना हो करके मान लीजिए सिर्फ 1/3 A/3 ऊंचाई तक ही फ्लो हो रहा है, और इसकी जो लेंथ है वो A है। ठीक, और फुल्ली फ्लो नहीं हो रहा है, फुल्ली भर के, तो कैसा हो जाएगा, पहले तो मेरा ध्यान लगी ओपन चैनल फ्लो हो जाएगा। इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक, ठीक, इसका भी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल सकते हैं। तो यम इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पेरीमीटर, एरिया ऑफ फ्लो कितना है, देखिए एरिया ऑफ फ्लो इसमें पूरा फ्लो फुल होकर बाहर नहीं बह रहा है, तो जितना बह रहा है उतना ही ले लेंगे, तो एरिया ऑफ फ्लो हो जाएगा A/A/3। अब देखिए वेटेड पैरामीटर कितना होगा, वेटेड पैरामीटर होगा इसमें ये लेंथ और ये लेंथ। ठीक, ये ऊपर की लेंथ नहीं लेंगे, इसको क्यों नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो किसी सतह से घर्षण नहीं कर रहा है। ठीक, तो कितनी लेंथ हो जाएगी, ये A और A/3 मतलब A प्लस A/3 प्लस A/3, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये A इंटू A/3, ये कितना हो जाएगा 1/2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 इक्वल टू 3, 5/3 हो जाएगा 5/3A इंटू 5/3A। ठीक, A से कैंसिल हो जाएगा, 3 से, तो ये आंसर आ जाएगा A/5। तो इस प्रकार से हम लोग हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, फिगर दे दिया जाता है और हम लोग निकालना कहता है कि इसकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल कर दिखाइए, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला है, एरिया ऑफ द फ्लो अपॉन वेटेड पैरामीटर। वेटेड पैरामीटर बस बनाते हो तो ये ध्यान रखना है कि वही क्षेत्र लेना है जिस सतह से फ्लूइड जो है किसी तल से घर्षण कर रहा हो, अथवा किसी तल से वो कैसे रगड़ रहा है, यानी उस पर क्या है जो शियर फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स जनरेट कर रहा हो। अगला उसमें जो टर्म था चेजिस फार्मूला में जो अभी हमने लिखा था C√m इंटू आई, वेलोसिटी में आई कहलाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्या कहलाता है, C कहलाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या हाइड्रोलिक स्लोप। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हेड लॉस अपॉन लेंथ, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं लॉसेस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ, लॉसेस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या स्लोप कहलाता है। ये सीधा सीधा आप कह सकते हैं इसको tan थीटा, मतलब जिस स्लोप पर कोई पाइप ठीक है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक स्लोप कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये चेजिस फार्मूला से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। ठीक, तो जो छोटे छोटे हैं ये छोटा है, यही सब पूछे जाते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं माइनर लॉसेस इन द पाइप। ठीक, तो माइनर लॉसेस इन द पाइप, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ठीक,
सपोज मान लीजिए ये कोई पाइप है, ठीक, जिसमें पहले यहाँ पे फ्लो हो रहा था, यहाँ मान लीजिए इसका डायमीटर D1 था, जिसके कारण इसका एरिया क्या था, A1 था, वेलोसिटी यहाँ पर V1 थी। और जब ये फ्लो होकर के दूसरी तरफ पहुँचा तो मान लीजिए यहाँ जो एरिया था वो A2 था और जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, V2 हो गई, ठीक। ये इस प्रकार का पाइप है। तो जब फ्लो इसमें आएगा, तो जब फ्लो किसी छोटे कंड्यूट से यानी छोटे पाइप से किसी बड़े पाइप की ओर बढ़ता है तो उसको इस जगह को कवर करने में थोड़ा समय लगता है। तो वो क्या है, उसका फ्लो इस प्रकार से बनते हुए आगे की ओर बढ़ता है, इस प्रकार से एक प्रोफाइल बनाते हुए फिर वो बनता है, ठीक। तो देखिए क्या होता है, यहाँ कुछ जगह खाली रह जाती है, तो जहाँ पे फ्लूइड का थोड़ा सा इधर पे एडी करंट के फॉर्म में बन जाती है और फ्लूइड का सेपरेशन होने लगता है। तो ये जो फ्लो कहलाता है, ठीक, ये इसमें कारण जो लॉसेस हो जाते हैं इसको कहते हैं लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। यदि पाइप क्या है इसका, इसमें सडन एनलार्जमेंट हो रहा हो तो इस प्रकार की जो फ्लो होता है इसमें जो लॉस होता है, इसमें जो लॉस का फार्मूला होता है, देखिए V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। सीधा सीधा ये फार्मूला होता है लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, ठीक। ये कोई इस लॉस का फार्मूला होता है V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G, मतलब इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, मतलब दोनों की जो वेलोसिटी है उन दोनों का अंतर का वर्ग अपॉन 2G, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट निकाल लेते हैं। अब इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का तरीका है कि पाइप का सडन एनलार्जमेंट ना बना करके ग्रेजुअल एनलार्जमेंट बनाया जाता है। इससे क्या होता है, लॉसेस कम हो जाते हैं, ठीक। तो पाइप को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका एनलार्जमेंट करना होता है तो उसको सडन ना बना करके ग्रेजुअल एनलार्जमेंट बनाया जाता है। जैसा भी हमने आपको बताया था, जो वेंचुरी मीटर में क्या है, डाइवर्जेंट पोर्शन क्या बनाया जाता है, उसका एंगल मैक्सिमम कितना रखते हैं, 7 डिग्री रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। क्यों, ताकि लॉसेस ना हो। उसी प्रकार जब भी कोई फ्लूइड इस प्रकार हो जिसमें फ्लो होना हो तो उसमें क्या करेंगे कि हम लोग पाइप को सडन एनलार्जमेंट ना करके उसका ग्रेजुअल एनलार्जमेंट करते हैं। अगला पढ़ते हैं, हम अगला पढ़ेंगे लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। सपोज मान लीजिए कोई एक पाइप है जिसका ये जो यहाँ पर एरिया है, ये एरिया यहाँ पर A2 है और A1 है और इसकी जो वेलोसिटी है जहाँ पे इसकी वेलोसिटी V1 है, ठीक। और जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर जो एरिया है वो A2 है और वेलोसिटी V2 है, ठीक। होना शुरू होगा तो ये शुरू में ही अपने को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके शुरू कर देगा और इस कॉन्ट्रैक्ट करने के पश्चात जब ये दूसरे इस कॉन्ट्रैक्शन वाले एरिया में पहुंचेगा तो एग्जैक्ट उसका डायमीटर लेने से पहले इसी ड्यू टू इनर्शिया इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या है और बढ़ता जाएगा और फिर उसके बाद उसमें एक्सपेंशन शुरू होगा, ठीक। तो इसी प्रकार इसमें तो पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद इसमें एक्सपेंशन होगा। तो ये जो क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पे जहाँ पे हमको मिनिमम डायमीटर इसका प्राप्त होता है, इसको कहा जाता है वीना कॉन्ट्रैक्टा। क्या कहते हैं इसको, वीना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक। ठीक, तो क्या होता है, मान लीजिए इस जगह पे जो एरिया है वो AC बे और जो वेलोसिटी है वो क्या है VC, ठीक। क्या है, एरिया क्या है AC है और वेलोसिटी क्या है VC है। तो इसमें जो लॉस होगा, लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, ये इक्वल टू हो जाएगा VC माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। किससे हो जाएगा, VC अपॉन V2 का स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक। इसमें देखिए हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है जो एक्सपेंशन के बाद वेलोसिटी है अपॉन बीटा कॉन्ट्रैक्टा की जो वेलोसिटी है, मतलब ये हो के वैल्यू जाएगी V2 अपॉन VC हो जाएगी।
तो इसी को या तो हम कह सकते हैं कि वी सी इक्वल टू हो जाएगा V2 अपॉन सी। अगर हम इसको उठा करके इस फॉर्मूले में रख दें तो यही बन जाएगा कि V2 अपॉन सी माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G, या अदर वर्ड्स में इसी को हम लिख सकते हैं कि V2 का स्क्वायर अपॉन 2G, और ये अंदर हो जाएगा 1 अपॉन सी माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सडन कॉन्ट्रैक्शन निकाल लेंगे। यदि हमको सी की वैल्यू ज्ञात नहीं है, सी इज़ नॉट नोन, क्या है कि सी की वैल्यू हमको ज्ञात नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म है इस टर्म की जगह पे जो वैल्यू रख देंगे वो 0.5 रख देंगे। तो यही जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G। क्या बन जाएगा, V2 स्क्वायर अपॉन 2G। तो इस प्रकार से हम लोग लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक, अगला जो है वो लॉसेस ड्यू टू सडन एंट्रेंस, या कहें सडन एंट्रेंस, क्या कहें, सीधे एंट्रेंस ही कह दें तो ज़्यादा सही रहेगा। लॉसेस ड्यू टू एंट्रेंस, या क्या कहें, एंट्री लॉस। ठीक, सपोज मान लीजिए किसी टैंक से कोई पाइप जुड़ी हुई है, ठीक, और इसमें कोई फ्लूइड फ्लो है। ठीक, तो जब इसमें फ्लो होगा तो यहाँ पे एंट्री करते समय भी कुछ लॉस होगा। यदि हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से पाइप जुड़ा हुआ है और यहाँ कोई फ्लूइड है, ठीक, और यहाँ से एंट्रेंस हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरह से कैसा लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्शन लॉस की तरह ही लग रहा है। तो इसमें क्या है, ये लॉस क्या है, एक सडन कॉन्ट्रैक्शन मान करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम लोग वही फार्मूला एंट्रेंस लॉस इसको मान लेंगे, वही सीधा जो फार्मूला अभी हमने पढ़ा 5.5। इसमें जो फ्लो हो रहा है मान लीजिए v वेलोसिटी से निकल रहेगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G। मतलब ड्यू टू एंट्रेंस लॉस का फार्मूला वही होगा जो ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन का होता है। अब अगला जो है वो है लॉसेस ड्यू टू एग्जिट लॉस। एग्जिट, मान लीजिए कोई पाइप फ्लो कर रहा है और वो जा करके किसी अन्य जगह पर उसमें से एग्जिट हो जा रहा है पाइप से, मान लीजिए v वेलोसिटी से। तो एग्जिट लॉस क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये एक कॉन्ट्रैक्टेड पाइप था जो फाइनली जा करके एक्सपेंड हो गया है। तो लॉसेस ड्यू टू जो एग्जिट है उसको हम लोग एंट्रेंस लॉस ही मान सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी सीधे से एंड ड्यू टू एग्जिट एंड लॉस ड्यू टू एग्जिट इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2G। v स्क्वायर अपॉन 2G रख करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा लॉसेस ड्यू टू एग्जिट। ठीक, तो हो गया, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब अगला जो हम लोग पढ़ते हैं, पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा लॉसेस ड्यू टू बेंड। क्या कहेंगे, लॉसेस ड्यू टू बेंड। क्या होता है बेंड, या फिर ठीक, कभी कभी पाइप को किसी स्थान से हमको मोड़ना होता है। ठीक, तो मान लीजिए पाइप इस तरह से मोड़ के आगे की ओर बढ़ रहा है, किसी कितना है, मान लीजिए थीटा एंगल तक, ये जो एंगल आया थीटा एंगल पर बढ़ रहा है। ठीक, तो इस बेंड के कारण भी क्या होता है, पाइप में लॉस होता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर है उसका इनर्शिया क्या है, उसका इनर्शिया इस डायरेक्शन में है, लेकिन हम उसका डायरेक्शन क्या है, मोड़ रहे हैं। तो उसमें क्या, उसके फ्लो में कमी आती है, या हमको क्या कहेंगे कि उस इनर्शिया फोर्स को के विरुद्ध हमको काम करने के लिए कुछ क्या कहते हैं, अपनी तरफ से कुछ हेड देना पड़ता है, इसका लॉस हो जाता है। तो ये जो लॉस कहलाता है, ये इसकी वैल्यू होती है हेड लॉस ड्यू टू बेंड इक्वल टू होता है kV स्क्वायर अपॉन 2G। इसकी वैल्यू क्या होती है,
kv²/2g। ठीक, अब देखिए k क्या है, k को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ बेंड। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ बेंड। ये कोफिशिएंट ऑफ जो बेंड है वो डिपेंड करता है कि एंगल कितना है। किस पर डिपेंड करता है? बेंड एंगल पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल k की वैल्यू 1.4 होगी यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और यही यदि किसी k की वैल्यू 0.4 हो जाती है, सॉरी ये 1.2 होगी, 0.4 हो जाती है यदि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। तो अलग अलग एंगल के लिए कोफिशिएंट ऑफ बेंड की वैल्यू क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। या किसी के साथ हम लोग पढ़ रहे थे कोफिशिएंट ऑफ बेंड और फिटिंग। फिटिंग मतलब क्या होता है? कभी कभी पाइप में बीच बीच में कपलिंग लगी होती है। जैसे मान लीजिए इसी पाइप में बीच में इस प्रकार से कपलिंग की सहायता से हमने इसको कपल किया है। ठीक, तो इन सब के कारण भी लॉस होते हैं। उस लॉस का फार्मूला भी क्या होता है? k/v²/τg। तो वहाँ पे k क्या कहलाए? कोफिशिएंट ऑफ बेंड, या किसी को कहते थे कोफिशिएंट ऑफ फिटिंग कहते हैं। ठीक, फार्मूला सेम है, बस k की वैल्यू क्या हर फिटिंग के लिए अलग अलग होती है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कोफिशिएंट फ्लो लॉसेस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, अब है लॉसेस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, कभी कभी क्या होता है फ्लो के बीच में, ठीक, कभी कभी क्या होता है जैसे कोई फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो के बीच में कभी कभी कोई बॉडी आ जाती है। सपोज मान लीजिए ये कोई बॉडी है, तो इस बॉडी के कारण जो लॉस हो जाता है उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन लॉस। ये बॉडी के शेप, साइज और अलग अलग उसके मतलब इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना है और फ्रिक्शन फैक्टर इन सब पर निर्भर करता है। ये देखो ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इस ऑब्स्ट्रक्शन के आधार पे बॉडी को हम लोग दो तरह से बांटते हैं। एक होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी और दूसरी होती है ब्लफ बॉडी। ठीक, देखिए जब फ्लो हो रहा होता है तो अगर फ्लो अगर टर्बुलेंट नहीं है तो नॉर्मल जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन के फॉर्म में होता है। ठीक, यदि कोई बॉडी स्ट्रीमलाइन के पैरेलल है, स्ट्रीमलाइन के पैरेलल है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। ठीक, और यदि कोई बॉडी स्ट्रीमलाइन के पैरेलल नहीं है, स्ट्रीमलाइन के पैरेलल नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लफ बॉडी कहते हैं। जैसे क्या है, एयर भी क्या है? एक प्रकार का फ्लूइड है। हम देखते हैं जो कारों की बनावट होती है किस प्रकार से बनाई जाती है। कारों की बनावट इस प्रकार से होती है ताकि वो अधिक से अधिक स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि उसे फुल्ली स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन तो उत्पन्न करेगी ही। ठीक, तो कारों क्या स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि इसमें जो फ्लो हो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो को कम से कम डिस्टर्ब करे। ठीक, स्ट्रीमलाइन बॉडी में जो क्या कहते हैं लॉसेस होते हैं और रियर एंड पर ही होते हैं। मतलब इस तरफ यहाँ पर जैसे मान लीजिए कार के ऊपर से फ्लो होता हुआ आया तो यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन इधर पे सेपरेशन करके एडी करंट बनाने के चांसेस होते हैं। ठीक, इसीलिए क्या किया जाता है, नॉर्मली बॉडी को हम लोग स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाने का प्रयास करते हैं। जो जैसे पनडुब्बियों का आकार किस प्रकार होता है? पनडुब्बियों का आकार इस प्रकार से होता है ताकि जो फ्लो हो तो फ्लो क्या है? स्ट्रीमलाइन को कम से कम डिस्टर्ब करते हुए आगे की ओर बढ़े। मछलियों का आकार भी इसी प्रकार का होता है क्योंकि कोई स्ट्रीमलाइन बॉडी के अनुसार खुद को ढाले हुए होती है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाने का प्रयास किया जाता है यदि कोई भी बॉडी जिसको फ्लूइड में मोशन करना है। इसी प्रकार जो होता है ब्लफ बॉडी होती है। ब्लफ बॉडी क्या होती है? जो
उसमें सबसे अधिक ऑब्स्ट्रक्शन करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लफ बॉडी कहेंगे। सपोज मान लीजिए कि कोई ये एक प्रकार का फ्लो हो रहा होता है और इसमें कोई बॉडी स्ट्रीम लाइन से एकदम विरोध में हो, तो इस प्रकार की बॉडी क्या होती है, ब्लफ बॉडी कहलाती है। अब देखिए इस प्रकार की जब ब्लफ बॉडी होती है तो उसमें फ्लो के लिए क्या है, फ्लो को बहुत शुरू से ही खुद को सेपरेट करना होता है और इसके बाद फिर खुद को उसी के अनुसार ढालना होता है, स्ट्रीम लाइन के अनुसार। तो देखिए इसमें एडी करेंटेस की जो बनते हैं वो फ्लो बॉडी के पहले भी बनते हैं और बॉडी के बाद भी बनते हैं। इसीलिए ब्लफ बॉडी में क्या होता है, लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन में के कारण जो लॉसेस होते हैं वो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी की तरह से और दूसरी ब्लफ बॉडी के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना, आप पढ़ाई करते रहिए, धीरे धीरे हम लोग लगभग पूरा सिलेबस कवर करेंगे और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को अटेंड करके अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। तैयारी अपनी जारी रखिए। ठीक, और मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। और ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ, आपको जीत अवश्य मिलेगी, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।